नमस्कार, मैं ईशा हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट सीरीज़ के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। स्मार्ट दिखने के लिए बालों की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि अगर हमारे बाल झड़ जाएं तो हम कितने अजीब दिखने लग जाते हैं। बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, उम्र से लेकर जेनेटिक्स तक और स्ट्रेस एटसेट्रा। आज के पूरे पॉडकास्ट में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमें अपने बालों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए और अगर हमारे बाल झड़ने लग जाएं तो हमें किस तरह से उसे बचाना चाहिए। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमें शिक्षित करने के लिए दिल्ली की फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लिपि गुप्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर लिपि गुप्ता, आपका हमारे पॉडकास्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ईशा। डॉक्टर लिपि, इससे पहले कि हम अपना पॉडकास्ट शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। I am Dr. Lipi Gupta. I am a dermatologist and a trichologist, and I am practicing in Delhi for the last 15 years. I am also there at Max Hospital Saket, and हमारा सेंटर है ग्रीन पार्क दिल्ली में। We are dealing with all kind of skin disorders जो स्किन, हेयर, नेल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। इनके ट्रीटमेंट्स हम करते हैं अपने क्लिनिक में, और आजकल बहुत सारे एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी करते हैं, वो एंटी एजिंग, पिगमेंटेशन, हेयर लॉस रिलेटेड। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है ईशा, बिकॉज आपने सही कहा है कि हमारे हेयर की खूबसूरती हमें जब भी पता चलती है जब हमारे हेयर चले जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो जो हमारे में चेंज होता है वो तभी नज़र आता है और तभी हमें अपने हेयर की वैल्यू पता चलती है। तो आपने आज के लिए बहुत ही सही टॉपिक चुना है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर लिपि, हम जानना चाहते हैं कि आपने डर्मेटोलॉजी और ट्राइकोलॉजी में ही स्पेशलाइजेशन क्यों चुना? डर्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, बिकॉज लोगों को सुंदर लगने का शौक़ होता है, हमें एज गर्ल्स वैसे भी शौक़ होता है। एंड कोई अगर परेशान होता है या कई बार कई मरीज़ों में प्रॉब्लम ये आती है कि बिकॉज ऑफ देयर लुक्स और बिकॉज ऑफ देयर स्किन डिसऑर्डर्स दे फेस अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। तो मैं हमेशा से हेल्प करना चाहती थी उन मरीज़ों की, उन पेशेंट्स की जो ये सब फेस करते हैं और अपनी लाइफ में। एंड आई फील दैट इवन इफ़ आई एम वर्किंग लिटिल, मैं उनकी अगर हेल्प कर सकूं किसी भी फॉर्म में, दैन इट विल बी अ गुड थिंग। आई विल स्लीप पीसफुली एट द एंड कि मैंने किसी की हेल्प करी। डॉक्टर लिपि, जैसा आपने हमें बताया कि आप काफ़ी सालों से काफ़ी मरीजों की सेवा कर रही हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो आप कह रही थी कि मैं काफ़ी लड़कियों का भी ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ और हेयर फॉल में भी उनके आपने ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो कोई ऐसा रोचक केस जो आप हमसे शेयर करना चाहें? बिल्कुल। आई वुड से कि कोविड इज़ लाइक फ्यू इयर्स बैक, एंड कोविड के बाद हमने बहुत सीवियर एंड बहुत सारे केसेस देखे हु फेस्ड फ्रॉम हेयर फॉल। तो ऐसी कुछ एक लड़की थी जिसकी मैरिज थी 6 मंथ्स के बाद, एंड शी हैड अ सीवियर कोविड, एंड कोविड के बाद उनको बहुत मैसिव हेयर फॉल हुआ। She used to basically come with her hair in packets to show that the severity of hair fall which she is facing. तो हमने उसको समझाया कि आपका कोविड इंड्यूस्ड हेयर फॉल है एंड इट विल टेक 3 to 6 months एंड ये रिकवर हो जाएगा। तो सबसे पहले होता है तसल्ली देना कि भाई आपकी जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, रिकवर होएगा। तो हमने उसके फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, एंड at the day of the marriage she really shared her picture and she was thanking कि at least I am looking normal, because किसी भी ब्राइड के लिए ये ऐसा फील करना कि भाई मेरे बाल ही नहीं है इज़ वेरी डिप्रेसिंग। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि हेयर फॉल में इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि हम बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी फेस करने लगते हैं, लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन। कई पेशेंट्स आके ये भी बताते हैं कि हमें डर लगता है कहीं बाहर जाते हुए, बिकॉज सब हमारे हेयर की तरफ ही देख रहे हैं, हमें ऐसा फीलिंग होता है। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमारे को लो सेल्फ एस्टीम देती हैं। तो आजकल के टाइम में बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हेयर फॉल को लेकर, हमें अगर एक हेड फुल ऑफ हेयर ही मिल जाए हम उतनी ही उम्मीद करें। बहुत चेंजेस आ गए हैं हमारे लाइफस्टाइल में, डाइट पैटर्न्स में, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल कॉमन है। एंड आजकल अगर आप देखें तो पहले के टाइम में लोगों के बहुत थिक बाल होते थे, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ हेयर अगर आप आजकल आप देखेंगे लो ही है। तो अगर आप अपने हेयर डिसेंट अमाउंट में मेंटेन कर सकते हैं, और कुछ एज के बाद आपको इसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी।
एक और चीज़ है कि जो मोस्टली हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उसको आपको काफ़ी सालों तक फॉलो करना पड़ता है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट टाइम ट्रीटमेंट which is going to extend for 3 to 6 months. It may extend on for years, but उसको करना बेहतर है rather than hair fall face करना. और कई बार कई पेशेंट्स ये भी बताते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए और उन्होंने बोला कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप विग लगा लो. कोई भी विग नहीं प्रेफर करना चाहेगा 25 से 30 साल में. अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाए तो ऑब्वियसली बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएंगे. डीमोटिवेशन इज़ ऑल्सो वन थिंग विच इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद हेयर फॉल, एंड हमें एड्रेस करना चाहिए. पेशेंट्स को पॉजिटिव स्टिमुलेशन देना चाहिए कि नहीं, एक उम्मीद है कि आप ट्रीटमेंट करोगे तो डेफिनेटली ठीक भी होगे. क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगर स्ट्रेस में भी रहेंगे तो वो भी उनके हेयर फॉल का कारण बनेगा. इट्स अ विशियस साइकिल. आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, आपको हेयर फॉल भी ज़्यादा होता है. तो डॉक्टर लिपि, पोस्ट कोविड इम्पैक्ट तो रहा ही है. मुझे जहाँ तक लगता है हर किसी के ऊपर ही पोस्ट कोविड इम्पैक्ट आया है. सबके ही बाल झड़े थे. जिसको भी कोविड हुआ था, जिसने भी मेडिसिन लिए थे, सबको ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम हुई थी. और आपको मैं उसमें ये भी बताना चाहूँगी कि कई बार अगर हम 50 मरीज देख रहे होते थे OPD में पोस्ट कोविड, तो 40 पीपल वर ऑफ हेयर फॉल ओनली and 40 people were of post COVID hair fall. So that was the kind of impact patients had on their health. तो आपने सबको पहले तसल्ली देकर ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया कि देखिए, आई थिंक वो एक ऐसा टाइम था कि हम ट्रीटमेंट तो बाद में करेंगे, पहले तो पेशेंट को ये बोलेंगे कि भाई आपका प्रॉब्लम ठीक हो सकता है. डॉक्टर लिपि, जनरली हमारा हेयर फॉल तो रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन आपको क्या लगता है हमें कब मान लेना चाहिए कि हमें हेयर लॉस हो रहा है एग्जैक्टली? कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आपके नॉर्मली 100 तक हेयर फॉलिकल्स अगर फॉल होते हैं उसको हम नॉर्मल रेंज में मानते हैं. बट अगर आपको ज़्यादा हो रहे हैं, मोर देन 100, सो दैट इज़ अ साइन दैट यू आर फेसिंग हेयर फॉल. ये इस वजह से होता है बिकॉज हमारे जो हेयर हैं वो डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ में हैं. कुछ ग्रो कर रहे हैं हेयर, कुछ स्टेशनरी हैं, कुछ फॉल कर रहे हैं. तो क्योंकि एक ये साइकिल चल रही है, कुछ हेयर फॉल होना नॉर्मल है. बट अगर आप देख रहे हैं कि जब आप शैम्पू कर रहे हैं आपकी ड्रेन में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, या आप कोम कर रहे हैं तो आपके कोम करने पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, तो दीज आर द साइंस दैट यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड यू नीड सम मेडिकल ट्रीटमेंट, बिकॉज द सूनर द बेटर एज फार एज हेयर इज़ कंसर्न. देर इज़ नो पॉइंट कि आप अपना हेयर फॉल बहुत ही दिनों तक डिले करके डॉक्टर से मिलें. इनिशियल स्टेज पर ही आपको लगता है कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? बिकॉज जो हेयर फॉल का ट्रीटमेंट है उसमें भी रिस्पॉन्स आने में 1-2 महीने लग जाते हैं. तो अगर आप बहुत लेट स्टार्ट करते हैं हेयर ट्रीटमेंट, इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट, एंड आपका जो वो फेज़ होता है जब तक आप हेयर ग्रोथ नोटिस करें वो भी काफ़ी लंबा हो जाता है. तो डॉक्टर लिपि, इनिशियल स्टेज पर हमें और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डाइट और आपका लाइफस्टाइल. जब आप बहुत ज़्यादा क्रैश डाइटिंग करते हैं या फिर आप बहुत फ्रीक्वेंट हेयर प्रोसीजर्स करते हैं, बी इट हेयर कलरिंग, केराटिन ट्रीटमेंट, आप हेयर रीबॉन्डिंग कराते हैं, तो केमिकल्स के डैमेज की वजह से हेयर फॉल होता है. न्यूट्रिशन में कई गर्ल्स हैं या बॉयज़ भी कहेंगे जो बिल्कुल नहीं खाते हैं या सिर्फ जंक खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हो रही हैं. लाइक अगर हम आपका विटामिन D, B12, आयरन, ये सब पैरामीटर्स चेक करेंगे तो दे आर वेरी लो. So nutritional cause of hair fall is one of the commonest cause in youngsters. इसके साथ में 40 प्लस हम मानते हैं कि विद एज हेयर फॉल होने लगता है. जो आजकल मेल पैटर्न हेयर लॉस या मेल्स में आप गंजापन बोलते हैं, वो हम 20s to 30s में देखते थे, बट आजकल हम लेट टीन्स में भी देखने लगे हैं. डॉक्टर लिपि, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हेयर लॉस का कारण जेनेटिक्स ही है या उम्र, लाइफस्टाइल, डाइट, ये सब भी कहीं ना कहीं हमारे हेयर लॉस को अफेक्ट करता है? हेयर फॉल के कुछ कॉमन रीजंस हैं. जेनेटिक्स इज़ वन ऑफ देम, बिकॉज हम अपने जीन्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, और जिनके पेरेंट्स में बोथ मेटर्नल एंड पैटर्नल साइड में हेयर फॉल ज़्यादा होता है, उन बच्चों में हेयर फॉल होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं. बट बिसाइड्स जेनेटिक, इट इज़ योर लाइफस्टाइल, इट इज़ योर डाइट, हाउ मच केयर यू आर टेकिंग. बिकॉज अगर आप ये समझ रहे हो कि आजकल जिसके 40-50 प्लस हेयर अच्छे हैं तो उसके जेनेटिक्स अच्छे हैं, आजकल सिर्फ ऐसा नहीं है. बिकॉज बहुत सिंपल प्रोसीजर्स, बहुत सिंपल मेडिसिन अवेलेबल हैं जिनको अगर आप यूज़ करें तो आपके हेयर भी अच्छे रह सकते हैं. तो जेनेटिक्स येस इज़ अ मेजर थिंग, बट टू अ सर्टन एक्सटेंट देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच आर कंट्रीब्यूटिंग.
काफ़ी बार हमने देखा है कि कई पेशेंट्स कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में मूव करते हैं तो उनको हेयर फॉल ज़्यादा होता है। लेट्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूके जाके बोलते हैं कि हमें हेयर फॉल बहुत होने लगा, सो प्रॉबेबली द वाटर इज़ हार्ड. Similarly, we see when people are using more of boring water to wash hair, then the hair fall is more. So it is also the TDS of the hair of the water which matters hair fall. Because अगर आप एक heavy metal based water use कर रहे हैं hair fall के लिए, तो आपकी hair breakage ज़्यादा होगी. तो डॉक्टर लिपि, आप बताएं हमें कि हम कैसे जान सकते हैं कि ये पानी हमारे बालों के लिए सुरक्षित है, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप अपने वाटर का TDS टेस्ट करा सकते हैं. और कई बार हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर आप बोरिंग का वाटर यूज़ कर रहे हैं हेड वॉश के लिए, तो फिर आप फिल्टर्ड वाटर यूज़ करने लगें. दैट हैज़ सीन टू हेल्प इन लॉट ऑफ केसेस. सो RO वाटर इज सेफ? येस, RO वाटर इज़ एब्सोल्युटली ओके. जंक फूड बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है हमारे बालों के लिए? मैम, जंक फूड तो नुकसानदायक हमारी बॉडी के लिए हर फॉर्म में ही है, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस एनी वे. वॉट हैपन्स इज, लेट्स से वी आर टेकिंग 3 meals एंड आउट ऑफ दोज 3 meals 2 out of 3 meals are junk food. So जो आपने न्यूट्रिशनल मील भी ली है, दैट इज़ नॉट सफिशेंट टू मेंटेन योर न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपके हेयर बने हैं प्रोटीन के, और उसको सपोर्ट करने के लिए उसको ज़रूरत है आयरन की और वाइटामिन्स की. अगर आपकी बॉडी में यही डेफिशिएंसी होएगी तो इवेंचुअली आपको हेयर फॉल होगा ही होगा. तो इस वजह से न्यूट्रिशन की डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंस है. अच्छे बालों के लिए मतलब न्यूट्रिशियस डाइट लेना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. मैम, अच्छा दिखने के लिए और अच्छे बालों के लिए दोनों के में ही न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस है. डॉक्टर लिपि, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कॉमन साबुन जो होते हैं, सोप होते हैं, शैम्पूज़ होते हैं, बॉडी वॉश होते हैं, इनका यूज़ अगर हम अपने हेयर्स पे करें तो क्या हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं या इससे हमें हेयर फॉल हो सकता है? आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है, बिकॉज कई पहले टाइम में लोग सोप ही लगाते थे हेयर पे. ये सब इतने स्पेसिफिक शैम्पूज़ का जो चलन है ये अभी रिसेंट है. बट अगर हम बात करें कि हम अपने हेयर को कैसे क्लीन करें, तो हमारे को कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए जो हमारे हेयर को क्लीन कर सके. नाउ दैट इफ़ इट इज़ pH बैलेंस्ड, इफ़ इट इज़ सल्फेट फ्री, एंड इफ़ इट इज़ मोर it doesn't cause any hair damage, that is the best product. Now a soap is by nature alkaline, तो आपके हेयर तो है नहीं अल्कलाइन, तो वो डैमेज करेगा. तो जो आप इतने एक्सपेंसिव शैम्पूज़ मार्केट में आते हैं, येस दे आर विद अ लॉजिक बिकॉज दे आर स्पेसिफिकली डिज़ाइंड टू ट्रीट योर हेयर इन अ स्पेसिफिक मैनर विदाउट डैमेजिंग इट. तो हमारे को शैम्पू ही यूज़ करना चाहिए एंड सोप नहीं यूज़ करना चाहिए. बट शैम्पूज़ में भी बहुत वैरायटी है. लाइक किसी को अगर डैंड्रफ है तो उसके शैम्पू में कीटोकोनाजोल मिक्सड होएगा, या अगर किसी को हेयर फॉल है तो उसमें कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो हेयर ब्रेकेज को कम करती हैं. तो शैम्पू हमें डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट से सजेस्ट करके ही यूज़ करना चाहिए? अगर आपको हेयर फॉल नहीं हो रहा है तो आप कोई भी नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं. बट हमारी हेयर ट्रीटमेंट की प्रिस्क्रिप्शन में हम एक शैम्पू जो पेशेंट को सूट करता है, उसके हेयर को सूट करता है. बिकॉज अगर आप देखें तो कई लोगों के जो हेयर हैं वो एवरी डे ऑयली हो जाते हैं, एंड सम पीपल मे नॉट नीड अ शैम्पू फॉर 2 to 3 weeks ऑल्सो. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन. अगर आपके हेयर ऑयली हैं तो आपको ऐसा शैम्पू चाहिए जो ऑयल ज़्यादा निकाल सके. बट अगर आप वही शैम्पू किसी ड्राई हेयर वाले जने को दे देंगे तो वो उसके लिए सूट नहीं करेगा. तो शैम्पू ऑल्सो इज़ अ हेयर प्रोडक्ट विच इज़ वेरी स्पेसिफिक. डॉक्टर लिपि, डैंड्रफ होने के क्या कारण हैं? डैंड्रफ जब होता है जब हमारे सीबम सिक्रीशन स्कैल्प पे ज़्यादा होती है. उसके साथ में होता है एडेड ऑन फंगल कॉलोनाइजेशन. तो इफ़ेक्टिवली पेशेंट इज़ हैविंग एक्सेस सीबम, जो या तो ड्राई होती है, जो फॉल करती है, या फिर आपके हेयर पे स्टिक होती है. तो डैंड्रफ कुछ हद तक जेनेटिक, ऑयली हेयर एंड पीपल हु हैव मोर ऑफ एक्ने प्रोन स्किन, उनमें ज़्यादा देखा जाता है. डैंड्रफ ऐसा बहुत सारे लोग बताते हैं कि ऑयलिंग अगर टाइम से करो, चंपी करो, तो कभी भी डैंड्रफ नहीं होते हैं. मैम, ये एक्चुअली एक मिसनॉमर है. बिकॉज अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो वो आपको डैंड्रफ में ऑयल बिल्कुल ही मना कर देंगे. बिकॉज जो इसका पैथोजेनेसिस है उसमें ये है कि हम सीबम हमारे स्कैल्प पे ज़्यादा हो रही है, तो हम कोई भी एक्सटर्नल ऑयल एप्लीकेशन मना करते हैं. तो आप अगर डैंड्रफ से सफ़र कर रहे हैं तो आप आगे भी यही सलाह दें कि ऑयल नहीं लगाएं. जो केमिकली ट्रीटेड हेयर्स होते हैं उसके लिए बहुत सारे पार्लर्स में सजेस्ट किए जाते हैं कि
अलग तरह के शैम्पूज और कंडीशनर्स यूज़ किए Yes. जाएंगे, तो क्या ये ज़रूरी है कि केमिकली Yes, हेयर because, ट्रीटमेंट लेने के बाद हम यूज़ करें? ये ज़रूरी है बिकॉज जो केमिकल हेयर ट्रीटमेंट होता है उसमें आपकी जो स्किन जो हेयर फाइबर्स होते हैं उसमें एक कॉर्टेक्स होता है जो ऊपर की लेयर होती है। जब आप केमिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं तो जो ऊपर की लेयर है वो डैमेज होती है, तो आपके हेयर फॉल ना हो और आपके हेयर फॉल में इस तरह से कंडीशनर लगाया जाए जिससे कि वो जो ऊपर की लेयर है वो मेंटेन रहे। ज़रूरी है कि आप मेडिकेटेड या जो आपको पार्लर में प्रोवाइड करा है शैम्पूज़ एंड कंडीशनर्स वही यूज़ करें। उससे एक और फ़ायदा होता है कि नॉर्मल शैम्पू कलर को ज़्यादा ब्लीच कर देता है, तो ये जो हेयर कलरिंग शैम्पूज़ होते हैं ये माइल्डर होते हैं, सो दे डोंट ब्लीच द हेयर। बिकॉज अगर आपने अपने हेयर कलर कराए हैं तो आप चाहेंगे कि मेरा कलर स्टे करें, तो हाँ। वो अगर आप नॉर्मल शैम्पूज़ यूज़ करेंगे तो वो स्टे कम करेगा। वो एज प्रोटेक्शन वर्क करता है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम हम कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट में भी फेस करते हैं, बिकॉज जब हम पेशेंट्स को मेडिसिन्स या लोशंस बताते हैं हेयर फॉल में यूज़ करने के लिए, तो उनसे वो बोलते हैं कि हमारा हेयर डाई बहुत जल्दी निकल जाता है या फिर हमारा हेयर कलर ख़राब हो जाता है। तो यस, ये प्रॉब्लम फेस करते हैं हम कई बार। डॉक्टर लिपि, हमें ये बताएं कि हेयर फॉल को हम सीज़न से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में हमारे बाल ज़्यादा ही झड़ने लगते हैं। आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट हमने अभी रिसेंटली इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि हेयर में क्या होता है। हेयर फाइबर्स मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की वजह से जब भी डैम्पनेस या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है विच इज़ इन रेनी सीजन, दे कॉज मोर ब्रेकेज। तो जो हेयर ब्रेकेज सीजनल होती है उन सब के फैक्टर्स हैं, लाइक इन एन एक्सट्रीम ड्राई एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट द हेयर विल ब्रेक, एंड इन ह्यूमिडिटी बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमोसफेयर दे विल ब्रेक। इसको कम करने का भी एक बहुत सिंपल तरीका है कि जब भी आप शैम्पू करें आप उनको ड्राई अच्छी तरह करें। अगर आप घर पे ही अच्छी तरह ड्रायर यूज़ करेंगे आपके डैम्प वेदर में या रेनी वेदर में ब्रेकेज कम होएगी। जैसे ही हम हेयर वॉश करें तो उसको वेट ना छोड़ें, हम उसे ड्राई करें। आप उसको एयर ड्राई के लिए नहीं छोड़ें, क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि ड्रायर अगर हम रेगुलरली यूज़ करें तो हमारे हेयर उससे भी काफ़ी इफेक्टेड होते हैं। यस, आप रेगुलरली नहीं यूज़ करें, बट अगर आपके 12 मंथ्स में 2-3 मंथ्स में जब बहुत ज़्यादा रेनी सीजन है तब आप यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर लिपि, बालों को झड़ने से रोकने के लिए क्या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों को? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हमारे पास कुछ लोशंस होते हैं जो हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं, जिसमें मिनॉक्सिडिल कंटेनिंग लोशंस आर क्वाइट इफेक्टिव। इसके साथ में हम बायोटिन सप्लीमेंट्स या फिर कुछ हार्मोनल मेडिसिन भी देते हैं इन केस द हेयर फॉल इज़ हार्मोन एसोसिएटेड। डॉक्टर लिपि, क्या डैंड्रफ भी हेयर फॉल के कारण हो सकते हैं? बिल्कुल, कोई भी स्कैल्प इन्फ्लेमेशन अगर होती है, बी इट डैंड्रफ और एनी अदर कंडीशन दैट विल कॉज मोर ऑफ हेयर फॉल। आप ये समझिए कि डैंड्रफ क्या है, आपके स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन है, तो कोई भी इन्फ्लेम्ड स्किन या रेड स्किन पे ग्रोथ नहीं हो सकती है। यही कारण है कि डैंड्रफ में हेयर फॉल ज़्यादा देखा जाता है। इनफैक्ट कोई पेशेंट अगर डैंड्रफ और हेयर फॉल के साथ आता है तो हम उसको बोलते हैं कि आप पहले अपना डैंड्रफ ट्रीट करिए, उसके बाद ही हेयर फॉल ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। यानी कि डैंड्रफ बहुत ही खतरनाक है बालों के लिए, सबसे पहले हमें डैंड्रफ हटाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्कैल्प में अगर इन्फ्लेमेशन है तो हम डेफिनेटली उसको पहले ट्रीट करना चाहेंगे। डॉक्टर लिपि, मैं जानना चाहूँगी कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन किस उम्र में होना चाहिए? जैसा हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत जल्द ही कम उम्र में ही काफ़ी लोगों के बाल गिरने लग जा रहे हैं, झड़ने लग जा रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि किस उम्र में हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है? हेयर ट्रांसप्लांटेशन की मैं ऐसा कहूँगी कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। हमें अंडरस्टैंड करना है कि पेशेंट कितना सीवियर हेयर फॉल में है एंड उसके लिए हेयर वापस लाना कितना ज़रूरी है। जो हेयर ट्रांसप्लांट का प्रिंसिपल है वो ये होता है कि जो आपके बैक साइड ऑफ स्कैल्प होता है उसके जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं वो हार्मोन ट्रिगर्ड नहीं होती, तो उनका हेयर लॉस नहीं होता। जो आप एडवांस्ड पेशेंट्स भी देखते हैं हेयर फॉल के, उनका बैक साइड ऑफ हेयर प्रिजर्व रहता है। तो ट्रांसप्लांटेड हेयर में वही हेयर फॉलिकल्स पीछे से निकाल के आगे लगाई जाती हैं। उन फॉलिकल्स का जो नंबर है वो फिक्स्ड है हर इंसान के लिए। अगर किसी के 2000 या 3000 ग्राफ्ट्स निकल सकते हैं तो वो 18 साल पे भी निकल सकते हैं और 35 ईयर्स पे भी निकल सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंस है कि क्या पेशेंट को ट्रांसप्लांट की नीड है। अगर किसी पेशेंट का हेयर फॉल मेडिकली ही ट्रीट करा जा सके तो कोशिश करनी चाहिए कि आप वो अपने जो ग्राफ्ट्स हैं उनको संभाल के रखें और जब ज़रूरत पड़े तब यूज़ करें, रादर दैन कि आप उसको जल्दी यूज़ कर लें। तो इम्पॉर्टेंस है कि अगर आपको मेडिकल थेरेपी से सेटिस्फैक्शन या रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है
तो आप ट्रांसप्लांट सोच सकते हैं। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से पॉसिबिलिटी नहीं है तभी हमें हेयर Yes. ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाना जाना चाहिए। चाहिए। डॉक्टर लिपि, हेयर ट्रांसप्लांटेशन और हेयर वीविंग में क्या डिफरेंस है? हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं वो आप ही की हेयर फॉलिकल्स होती हैं जो लगाने के बाद ग्रो करेंगी। आप उनको कट कर सकते हैं। आप जैसे अपनी नॉर्मल स्टाइलिंग करते हैं वैसे ही आप ट्रांसप्लांटेड हेयर्स को ट्रीट करते हैं। तो आफ्टर फ्यू मंथ्स यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन अ ट्रांसप्लांटेड हेयर एंड अ नॉर्मल हेयर। वेराज हेयर वीविंग इज़ अ काइंड ऑफ हेयर पीस जो किसी मेथड से आपके स्कैल्प पे स्टिक करा गया है, तो उसकी मेंटेनेंस है। उसके लिए आपको उसको रीसेट कराने के लिए हर 3 से 4 हफ्ते में कहीं विज़िट करना पड़ेगा। एंड उसको लगाने के बाद आपके नेचुरल हेयर ग्रोथ, क्योंकि आप अपने स्किन को ऑक्लूड करके रख रहे हैं, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो अगर कंपेयर करें तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज़ मोर बेटर देन हेयर वीविंग। मैम, हम चाहते हैं कि आप नेचुरल दिखें और आपको कोई भी प्रोस्थेसिस की नीड कम पड़े, तो कोशिश यही रहती है कि हेयर ट्रांसप्लांट कर सकें। बट कहीं कहीं जहाँ पे डोनर हेयर फॉलिकल्स ही अवेलेबल नहीं हैं, उन केसेस में हमें हेयर वीविंग पे जाना पड़ता है। डॉक्टर लिपि, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी हेयर फॉल की शिकायत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, बिकॉज आप ये अंडरस्टैंड करिए कि आपने 2000 हेयर पीछे से आगे तो लगा दिए बाल में, लेकिन जो उसके पीछे वाले हेयर हैं जो जब आपने ट्रांसप्लांट करा है तब इंटैक्ट थे, उसको मेंटेन करने के लिए आपने क्या किया है। तो येस, आपको हेयर ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत उसके बाद भी पड़ेगी। और आजकल काफ़ी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स आ गए हैं लाइक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, QR678 Neo and exosomes now, which are giving excellent results. So you can definitely add on with these therapies to maintain your natural hair as well as transplanted hair. ये नॉन सर्जिकल मेथड्स हैं जिनसे Yes. हम अपने हेयर्स हाँ, को ये मेंटेन कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। PRP में क्या होता है, हम आपके ब्लड से प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर्स निकाल के स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। एक्सोसोम्स एंड QR678 प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस होते हैं जो हम स्कैल्प में इन्फ्यूज़ करते हैं थ्रू माइक्रो नीडल्स, जिससे कि हेयर स्ट्रेंथनिंग होती है। आजकल इस साइंस में काफ़ी एडवांसमेंट हो गई है एंड अब मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि इन ट्रीटमेंट से रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। डॉक्टर लिपि, आज हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट पर आप हमारे दर्शकों को ग्लोई, शाइनी, स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर अपने अच्छे हेयर चाहते हैं तो आप एक हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल लीड करें। यूज़ हेयर प्रोडक्ट्स एज लेस एज पॉसिबल एंड यूज़ ओनली गुड क्वालिटी हेयर प्रोडक्ट्स। अलॉन्ग विद दिस, जो आप हेयर स्टाइलिंग्स या हेयर प्रोसीजर्स कराते हैं उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड प्रोसीजर्स ना कराएं। लेकिन अगर आप हेयर फॉल फेस कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आजकल साइंस ने काफ़ी एडवांसमेंट कर ली है एंड मे बी वी आर एबल टू गिव यू अ गुड सोल्यूशन टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। Treat the hair early because the more you lose, the difficult it gets even for the doctor to help you. There are procedures which you can easily do and which will give you a satisfactory result. आप हेयर को निगलेक्ट ना करें बिकॉज जब हेयर फॉल एडवांस हो जाता है तो इट कैन लीड टू डिप्रेशन एंड अदर टेंडेंसीज ऑल्सो. इट कैन लीड टू लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस. सो वाई नॉट टेक अ ट्रीटमेंट व्हेन इट इज़ अवेलेबल टू अस एट योर डोर स्टेप. सो important is meet your doctor and get yourself diagnosed and treat yourself on time. That's my message. डॉक्टर लिपि की तरफ से मैसेज है कि झड़ने लग जाए बाल उससे पहले ही हमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए, अपने हेयर ट्रीटमेंट ज़रूर स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वाकई में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ता है हमारे लाइफ पर अगर हमारे बाल झड़ जाएं. डॉक्टर लिपि, मुझे उम्मीद है कि आज के हमारे इस पॉडकास्ट एपिसोड में हमारे दर्शकों को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और वे आपके सभी मैसेजेस का पालन भी करेंगे. आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. दर्शकों, आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बालों से जुड़ी समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों द्वारा पाने के लिए हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट से जुड़े रहें. हम इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, यूट्यूब और एप्पल पॉडकास्ट पर भी अवेलेबल हैं. आज के लिए बस इतना ही. जल्द ही मिलते हैं एक नए स्पेशलिस्ट के साथ. धन्यवाद.